पढ़ने का पॉलिटी। तो पॉलिटी में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं स्टेट क्या होता है। हाँ, स्टेट अपन स्टेट अगर जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट सीखे तो मेरे को सीखे पॉलिटिकल एंटिटी होती है। वैसे अगर अपन बात करें स्टेट, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, सब ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। इसका मतलब अगर स्टेट की अपनी बात करें तो इसमें बहुत सारे एंटिटी इंक्लूड होते हैं एक्सेप्ट द फंडामेंटल राइट। जो फंडामेंटल राइट है स्टेट की डिफिनेशन वो सेपरेट है। लेकिन अपन अभी जो स्टेट की बात करें वो डिफरेंट। स्टेट को अपन अगर देखें लेसन वाइज देख सकते हैं कि स्टेट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हैविंग पॉलिटिकल एंटिटी, टेरिटरी एंड, और उसके पास क्या हो सकता है, स्टेट के पास बॉर्डर हो सकते थे, उसके पास एक पॉलिटिकल एंटिटी होनी चाहिए, उसके पास एक टेरिटरी होनी चाहिए, और उसके ऑर्गन्स होने चाहिए जो उस टेरिटरी को गवर्न करें। इसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ स्टेट। जैसे कि अपन इसको बोलेंगे ऑर्गन ऑफ स्टेट में बना जाएगा लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट फैसिलिटीज का लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी। अच्छा ये तो अपन की बात होगी इसमें। अच्छा इसके बाद अपन स्टेट्स के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहला, एक टेरिटरी होनी चाहिए। टेरिटरी के बाद उसकी पॉलिटिकल एंटिटी होनी चाहिए और उसके ऑर्गन जो उस टेरिटरी में रहने वाले लोग हैं उसको गवर्न करें। तो पहली बात तो इसके साथ साथ अपन के पास सिटीजन भी चाहिए। इसको अगर ब्रॉड कॉन्सेप्ट से करें स्टेट की डेफिनेशन सिंपल सी कॉन्सेप्ट। अच्छा अगर अपन इसी में अगर ऑर्गन ऑफ स्टेट की बात करें तो ऑर्गन ऑफ स्टेट में अपन के पास आ जाएगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अच्छा इन सब का काम क्या है। लेजिस्लेचर का काम होता है जो टेरिटरी में रहने वाले लोग हैं उनकी लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, जो टेरिटरी में जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाए उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी का काम कोई ऐसा लॉ तो नहीं बन जा रहा है जो सिटीजन्स के राइट को ओवर रूल करता हो, पहली। सेकंड बताओ। अच्छा सबसे पहले लेजिस्लेचर का काम क्या होता है। make law, और एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है टू इम्प्लीमेंट्स लॉ। क्लियर यहाँ तक। अच्छा अगर ये इम्प्लीमेंट्स करेंगे तो जब इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद जो प्रॉब्लम्स है उसको सजेस्ट भी करेंगे। तो दे आल्सो वर्क फॉर सजेशन, to suggest the legislature to make various policies। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक प्रोडक्ट चीज क्लियर हो गया। अच्छा अगर अपन जुडिशरी की बात करें जुडिशरी के हिसाब से अपन का पहला कर कोई ऐसा रूल तो लेजिस्लेचर नहीं बना दे रहा जो फंडामेंटल राइट्स या सिटीजन्स के राइट को वायलेट कर। तो जुडिशरी का फर्स्ट प्रायोर काम क्या है, चेक ऑन लेजिस्लेचर। फर्स्ट सेकंड काम क्या है। अच्छा अब ये तो काम हो गया। इसके बाद लेजिस्लेचर का एक दूसरा काम भी होता है। मान लो कल को कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा कोई आर्टिकल या ऐसा कोई चीज है जो समझ में नहीं आ रहा तो उसको इंटरप्रेट कौन करेगा। अब लेजिस्लेचर में तो सारे पागल ही बने, एग्जीक्यूटिव तो इम्प्लीमेंट करे। तो उस लॉ को इंटरप्रिटेट करने का काम जुडिशरी करती है। तो इट्स ऑल्सो वर्क फॉर टू इंटरप्रेट।
the law to Constitution of India and all the बात क्लियर हो। अच्छा, अब जुडिशरी का एक और काम, जुडिशरी का काम और कि कोई अगर वायलेट हुआ है तो उसके जजमेंट अपने सुनाना। सबसे पहले क्या, इसका एक दूसरा काम होता है डिसाइड डिस्प्यूट्स। यहाँ तक बात क्लियर है। अपन ने अभी तक दो चीज सीखी। पहला स्टेट, स्टेट अपन का एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है जो एक एब्स्ट्रैक्टिव है। इसके पास वेरियस चीज़ होती है, जैसे कि स्टेट अपन कर लिया तो उसमें पॉलिटिकल टेरिटरी हो, टेरिटरी के बाद उसमें सिटीजन्स हो, सिटीजन्स के बाद सिटीजन्स को कवर करने वाले ऑर्गन हो जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और वहाँ पर सिटीजन्स को जो पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल एंटिटीज है ये मेरे पास स्टेट्स कराएंगे। ये यहाँ तक होता है। अच्छा, इसके बाद अगर अपन को स्टेट की पर्पज से क्या दिया, क्यों चाहिए स्टेट, बिना स्टेट की क्या दिक्कत। तो मान लो तुम्हारे पास स्टेट ना हो तो तुम कहाँ हो, दूसरा देश तुम्हारे पे अटैक कर देगा, वैसी बात। तो थर्ड कॉन्सेप्ट अगर अपन पढ़ें कि अपन को स्टेट की नीड ही क्या है नीड। मान लो अगर स्टेट ना होता, स्टेट अगर ना होता तब क्या दिक्कत, तब के लिए अपन बोल सकते हैं पहले क्या नीड है ये समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मेरे पास स्टेट नहीं होता तो मेरे पास जो बाहरी आक्रमण है वो होता और अपन के जीना मुश्किल था। तो सबसे पहले प्रिवेंट द एक्सटर्नल अथॉरिटी। सेकंड बात, सेकंड बात क्या है, अब मान लो एक्सटर्नल को तो तुमने ले लिया, ठीक है टेरिटरी भी हो, लेकिन अब मानो चला जो रहने वाले सिटीजन ही दिल्ली में कोई गुंडा निकला है तब क्या करो, तो गुंडों को दबाए रखने के लिए स्टेट चाहिए। तो मेरे पास एक ऐसा स्टेट होना चाहिए जो 3 पास करे तो सीधा खत्म हो। इसके लिए अपन के पास टू मेंटेन इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल काम क्या है कि मान लो स्टेट में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको कौन सॉल्व करेगा, बीमारी आई या महामारी अगर कौन सॉल्व करेगा। तो थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द फॉर वेलफेयर ऑफ फंड्स। ऐसे बहुत से काम है जो स्टेट्स अपना करता है। ये अलग बात है कि अपन ऐसे छोटे मोटे 2 पॉइंट्स ले रहे हैं, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल ले लो कोविड-19 वैक्सीन या फिर एमजी नरेगा, ऐसे बहुत सी स्कीम्स सरकार चलाती है जिससे अपना वेलफेयर का काम अपना इम्प्लीमेंट करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अपन इन दोनों को मिला के, अच्छा ये भी स्टेट के फंक्शन है, तो इन दोनों को मिला के सरकार जो स्टेट है एक्सटर्नल एग्रेशन को प्रिवेंट करने का और इंटरनल डिस्टर्बेंस को प्रिवेंट करने का काम जो होता है, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं पुलिसिंग फंक्शन ऑफ स्टेट। आया तो तब आगे अब आते हैं। अब मान लो इसके बाद अपन लिखना पड़ता है। अब मेरे पास सीख तो सब चीजें होगी, अब अपन पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो सबसे पहले अपन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है कि सबसे पहले ये समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके की बुक है, इट इज अ रूल, एक रूल बुक है जो स्टेट को बताती है भाई इस रूल के अनुसार तुमको इस कंट्री को कवर करना है, बस इतना ही कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या रूल्स हैं ये अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट इज अ रूल बुक।
which govern the nation। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बात और ये, कॉन्स्टिट्यूशन का और क्या क्या फंक्शन है। पहली बात तो ये बोलो, अब मान लो कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तब सोचो कि एक आदमी है, वो कह रहा है भाई मेरी चलेगी, दूसरा आया मेरी चलेगी, तीसरा आया मेरी चलेगी, किसकी चलेगी पता नहीं। इसीलिए एक ऐसी जो ये तीनों चारों आदमी जो अपने आप को दादा समझ रहे थे, सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक अपर लिमिट है, इसके ऊपर कोई नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक अपर लिमिट है, इसके नीचे सभी, तो ये सभी की पावर को लिमिट करता है। तो इसका मतलब कि to protect the citizens। यहाँ तक मुझे तकलीफ है। अच्छा, यहाँ तकलीफ है। और दूसरा क्या है, ऑल्सो impose limitation on the state if overruled। क्लियर है। अच्छा, और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम। ये बात क्लियर है। यहाँ तक कोई दर्द नहीं होगा, उम्मीद है। आगे आगे आते हैं, आगे अपन बढ़ते हैं। इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एनी लॉ अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दैट इज all law need to be conformed with constitution of India। यहाँ तक निकल वो भी दे नहीं। अच्छा, आगे आगे बढ़ते, आगे अपन पढ़ते कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। कुछ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यही होता है कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नथिंग बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ, यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसकी नीड क्या है, इसका अगर हम डिफरेंट फॉर्म में इंटरप्रेट करें तो बेसिकली इट इज द कॉन्सेप्ट, it is the concept that is power of state, power of state is limited by constitution itself। That is, state does not equals to unlimited power।
यहाँ तक अच्छा। ठीक है भाई, मान लिया। इसे मान लिया, कोई ऐसा प्रोविजन है क्या? हाँ है। एग्जाम्पल, आर्टिकल 30। इसके हिसाब से कोई भी एक ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो। इसका मतलब इसने पावर्स को लिमिट कर दी स्टेट की टू मेक द लॉ व्हिच वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। If made, then unconstitutional. मीन यहाँ कोई तर्क आगे, आगे बढ़ते हैं। आगे अपन आते समझते हैं कि मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सुप्रीमेसी क्यों। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कैसे हुआ है। तो सबसे पहले उसके पहले अपन समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसको लिखा किसने। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा तो प्रोसेस को अपन अभी समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर प्रियम्बल की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल से कहता है कि इट इज रिटन बाय citizen of India and it is written by citizen of India, then apply on state to limit the power of state। उम्मीद है यहाँ तक कोई दर्द नहीं। अच्छा, अगर सिटीजन ने लिखा है तो अब अपन के पास एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर सुप्रीम बॉडी है, सुप्रीम है, तो उसको लिखने वाले सिटीजन है। इसका मतलब पावर कहाँ पे लाया हमें चाहिए, पावर बिलोंग्स टू सिटीजन। अब पावर बिलोंग्स टू सिटीजन ने या अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे और अपनी पावर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को दे रखी है, जिसको हम लेजिस्लेटर। क्लियर है? अच्छा, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हम अभी समझेंगे जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्यों इस आर्टिकल में ऐसा किया? तो इस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अच्छा, क्या रेमेडीज के अनुसार है? तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी ऐसा लॉ, एनी लॉ violate fundamental rights, then person can directly reach सुप्रीम कोर्ट। देखो ऐसा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो देखो नॉर्मली कोई अगर केस आता है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को एक्सेस दे सकते हो, हाई कोर्ट को एक्सेस दे सकते हैं। ये अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 226 अपन हाई कोर्ट जा सकते हैं। बिल्कुल पढ़ेंगे आप, उसकी आपको टेंशन नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक समझते हैं प्रोसेस क्या है इंडिया का। इंडिपेंडेंस हुआ
तो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली असाइंड की हुई थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। अच्छा देखो, इस असेंबली को काम दिया गया कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिखो। क्लियर? यहाँ तक कोई बात नहीं। तो अच्छा, इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पावर असाइन की गई कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद इसमें मेंबर्स वो कहाँ से आएंगे? तो मेरे पास ड्यूरिंग 1947 उस टाइम पे तो इसके मेंबर्स के रूप में आने वाले प्रोविंसेस, स्टेट्स, ये अपने मेंबर्स, और यहाँ पर ये इलेक्टेड मेंबर्स। अच्छा, प्रोविंसेस क्या है, प्रिंसिपल स्टेट के और प्रोविंसेस वो है जो गवर्न होते थे किसके हिसाब से, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के अनुसार। प्रोविंशियल असेंबली की प्रिंसिपल यहाँ से मेंबर पहुंचे और इन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट, यहाँ तक कोई तर्क नहीं। आगे ऐसा है, क्या क्राइटेरिया थे तो ये अपन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं क्या प्रोसेस हुआ। तो प्रोसेस में क्या हुआ कि सबसे पहले मेरे पास बीएन लॉ, ये सिविल सर्वेंट थे, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भैया पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट करो, कि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने क्या काम किया, ये ड्राफ्ट जो बनाया ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गया। जो ड्राफ्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गया। और ये असेंबली में जाने के बाद वहां पर जो मेंबर है उन्होंने डिस्कशन की, और डिस्कशन के बाद फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो। और जब फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया तो ये इनेक्ट हुआ 26/11/1949। ये इनेक्ट हुआ, अभी अप्लाई नहीं। ये इनेक्ट हुआ, अप्लाई कब होगा, 26 जनवरी को। फोर्स कब होगा, 26 जनवरी। 1950। अब मेरे पास, अब जैसे ये ब्रॉड हुआ उसी दिन इंडिया supposed to रिपब्लिक। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इतनी बात क्लियर। इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत सी कमेटीज थी, उन कमेटीज के वेरियस हेड थे। उन कमेटीज को डिफरेंट डिफरेंट वर्क गिवन थे। उन डिफरेंट डिफरेंट वर्क गिवन होने के बाद एक सेपरेट क्राइटेरिया था। उस सेपरेट क्राइटेरिया के हिसाब से अपने अपने वर्क को उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिस्कस किया गया। उस डिस्कशन के बाद फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ। तो फाइनल ड्राफ्ट तैयार होने के बाद 26 नवंबर 1959 को वो इनेक्ट हो गया। और इनेक्ट हुआ है, अभी इन्फोर्स नहीं। तो इन्फोर्स हुआ है 26 जनवरी 1950 को। जब इन्फोर्स हुआ तब इंडिया जो एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। इतनी बात की। अच्छा, अब आगे बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अच्छा अब मान लो कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट कर रहा है तो उसको लिखने वाले मेंबर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो पूरे इंटायर इंडिया के लिए बनता है। तो जो उसमें मेंबर्स हैं
वो तो पूरे इंटायर इंडिया से आनी चाहिए ना। अगर वो इंटायर इंडिया से आनी चाहिए, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन पूरे इंडिया पे अप्लाई होगा, हर सेक्शन पे अप्लाई होगा। अदर इट इज द माइनॉरिटी कम्युनिटी, चाहे वो माइनॉरिटी हो या किसी भी रिलीजन्स का हो या किसी भी लिंग्विस्टिक का हो, हर हर सेक्शंस पे अप्लाई होगा। तो जब लिखा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर सेक्शंस के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजंस होने चाहिए जिससे वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। इतनी बात क्लियर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर आए थे, वो हर वेरियस सेक्शन से मेंबर आने चाहिए। इतनी बात क्लियर है। इनके मेंबर्स कहाँ कहाँ से आए थे? तो सबसे पहले मेंबर्स, तो देखो जब पार्टीशन के समय पे क्या था, पार्टीशन के समय पे जो इंडिया प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था, जहाँ पर प्रिंसेस हुआ करते थे, ब्रिटिश का हुआ करता, प्रोविंशियल स्टेट्स हुआ करते थे, और कुछ जो ब्रिटिश करेंट ब्रिटिश इंडिया जो वो हुआ करते थे, जहाँ पर गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो कम्युनिटीज बनी वो डिफरेंट हुई। तो यहाँ से मेंबर कहाँ कहाँ से है? तो मेंबर है तो मेरे पास प्रोविंसेस है और प्रिंसली स्टेट्स है। अच्छा, प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पर किंग होते थे, तो जो राजा हुआ करते थे, जो वहाँ के प्रिंस हुआ करते थे, उन्होंने अपने मेंबर्स को सेलेक्ट किया। हाँ भाई तो तुम्हारा आया तो आ जा, चल तू जा भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ा लिखा था, जाके भाई कमेटी में बना, जाके उसने अपने अपने आप को रिप्रेजेंट किया और अपने आप को उसने कॉन्स्टिट्यूशन करने को दी। ऐसे तो रेंडमली तो पिक नहीं कर सकते ना बात करने को, इसीलिए भाई प्रिंस है तू बता कौन सा। उन्होंने बताया भाई ये एक बंदा है पढ़ा लिखा है, चल भाई तुम जाओ। अब प्रोविंसेस में क्या था? तो प्रोविंसेस में क्या है कि वहाँ पर ब्रिटिश ब्रिटिश का डोमिनेंस है। तो ब्रिटिश का डोमिनेंस, तो वहाँ पर जो मेंबर करते थे वो कैसे ब्रिटिश तो चूज कर नहीं सकते, तो वहाँ पर इलेक्शन होता कि भाई इलेक्ट करो। इलेक्ट इलेक्शन कैसे होते हैं? 1 लाख पॉपुलेशन पे 10 लाख पॉपुलेशन पे एक पर्सन को चूज किया गया भाई कि हाँ भाई तुम जाओ, तुम इस मेंबर पे इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाओगे और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट करोगे। इतनी बात क्लियर है, याद है? अब आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूंट। अब मैंने अभी बताया पर मेरा कि भाई मेरे पास कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इज द रिस्पॉन्सिबल which had drafted the constitution of India। अब बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थोड़ा और डिटेल में अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अकेले तो पूरा काम कर नहीं सकती थी, तो इसने अपनी वेरियस कमिटीज बना रखी थी। इन्होंने अपनी वेरियस कमिटीज बना रखी थी जो हर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सेक्शंस को राइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, लिखने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। जैसे कि यूनियन पावर कमेटी, जिसमें यूनियन के प्रोविजंस को ड्राफ्ट करेगा, और प्रोविंसेस कमेटी, और माइनॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कमेटी, फंडामेंटल राइट्स कमेटी, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी, और ऐसे वेरियस कमेटीज थी। लेकिन ये सभी कमेटीज जब अपने अपने प्रोविजंस को ड्राफ्ट कर लेती थी, तो ये ड्राफ्ट जाता था ड्राफ्टिंग कमेटी को। ये ड्राफ्ट जब ड्राफ्टिंग कमेटी को जाता था, तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी में डिस्कशन, इसके चेयरपर्सन थे B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। जब ये ड्राफ्टिंग चेयरपर्सन थे, तो ये जाता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, यहाँ पर डिस्कशन होता था, और तब फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर है? इतनी बात उम्मीद है कोई गलत नहीं होगा। आगे
आगे बढ़ते हैं। आगे अपन अगर बात करें कि भाई मेरे पास अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखना है, ऐसा तो नहीं मुंह उठा कर लिख के चले गए, ऐसा तो नहीं था। किसी भी बुक को लिखना है तो एक सबसे पहले माइंड में बनता है कि भाई मेरे को इस टॉपिक पे मेरे को बुक लिखनी है। तो इस बुक पे अगर बुक लिखनी है तो पहले तो वो टाइटल होना चाहिए। तो वो टाइटल कहाँ से लाते हैं? तो अपन को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बना के भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी को अपन बोलते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिखने के पहले उसका एक ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा कि भाई मेरे को इन इन प्रोविजंस पे मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की भी एक थीम होती है, इस थीम पे मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखना है, वो ऑब्जेक्टिव। और उस ऑब्जेक्टिव के बिहार पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट हुआ। और फिर यही ऑब्जेक्टिव फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट होने के बाद प्रियम्बल मार्केट में आया। तो जो प्रियम्बल है ये एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? अच्छा, अब मैंने कहा भाई ठीक है, ये अगर फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बाद में बना और इसको सबसे पहले सबसे फ्रंट पेज पे चिपकाया है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के। तो मैंने बताया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की जो थीम थी वो तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आई थी और प्रियम्बल बाद में बना है। कहीं ना कहीं माइंड में एक बात क्रिएट करती है, अगर प्रियम्बल भी थीम को रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थीम के बिहार पर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बना है, तो कहीं ना कहीं इनमें और इनमें कुछ सिमिलैरिटी तो होगी ना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बना, उसके भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ड्राफ्ट होने के बाद प्रियम्बल में, प्रियम्बल और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बहुत सिमिलैरिटीज है, कोई भी ऐसा तीर मार के नहीं आ गया कि भाई ऐसा हो नहीं, इन दोनों में बहुत सी सिमिलरिटीज है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं अगले टॉपिक। अगला टॉपिक क्या कि भाई मान लो अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट तो कर दिया, चला ही नहीं, मैं नहीं माना। मान लो कोई आदमी आया, मैंने कहा मैं नहीं माना, इसमें मेरे लिए तो कोई प्रोविजन ही नहीं। मान लो कल को कोई सिख आदमी चलाया, बोला मैं क्यों मानता, सिख लोगों के लिए तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सक्सेसफुल होना है तो ऐसा क्या क्या फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में होने चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक सक्सेस कॉन्स्टिट्यूशन बन सके किसी भी किसी कंट्री में, इंडिया का हो किसी भी कंट्री का अगर सक्सेसफुल बनना है तो उसमें जैसे फीचर्स होने चाहिए। तो वो फीचर्स क्या हो समझते हैं? अगर सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन बनना है तो इसमें क्या क्या फीचर्स हैं? तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सक्सेसफुल बनना है तो सबसे पहला बेसिक क्राइटेरिया इनको लिखने वाले जो लोग हैं वो वेरियस सेक्शन से आने चाहिए। उन वेरियस सेक्शंस की आवाज उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में होनी चाहिए कि हाँ भाई मेरा जो दर्द था मैंने अपने दर्द के लिए यहाँ पे इन पर्सन को चूज किया, चल भाई तू जा तू लिख जाता है। तो सबसे पहली डिमांड क्या है? सबसे पहली डिमांड है कि जो रिटर्न करने वाले लोग हैं जो लिखने वाले लोग हैं फ्रॉम वेरियस कमिटीज से आने चाहिए, वेरियस सेक्शन से आने चाहिए। तो शुड बी ड्रॉन should be drawn by people belonging from various communities। अच्छा ठीक है, अब तुमने पीपल तो ले आए लेकिन पीपल तो गंवार लिखना हो, उसको तो कुछ आता ही नहीं। तो जो पीपल तुमने भेजे हैं वेरियस कम्युनिटीज से लोगों तो पढ़े लिखे होने चाहिए। अगर पढ़े लिखे ही नहीं तो काय का वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए तो सबसे पहले तो पीपल who writing Constitution of India should be educated and ठीक है। थर्ड पॉइंट बने, अब लिखने वाले बात तो बने ड्राफ्ट में। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट भी करना चाहिए और रिस्पेक्ट, अगर आप किसी चीज को रिस्पेक्ट करेंगे अडॉप्ट करेगा सो बी रिस्पेक्टेड आल्सो।
अच्छा अब मान लो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गया, अब के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं, प्रॉब्लम्स के साथ साथ नए नई प्रॉब्लम्स क्रिएट भी होती हैं, पुरानी प्रॉब्लम्स खत्म भी होती हैं। तो अगर तुमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट कर लिया और तुमने ड्राफ्ट किया था 1949 पे, मान लो 2047 में कोई नई समस्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए ना जो मानो नई प्रॉब्लम्स आती है उनको हैंडल करने के लिए ऐसे नए प्रोविजन दो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में चेंज में ला सकें, मतलब easily, it should be easily changeable and it should not easily changeable, because if you can easily change it then basically you are violating the fundamental right. But if you can't change easily then it's also problematic. Why? Because if you can't change then there is a problems you need to address, but because of the constitution you can't address the problems easily, so it should be easily, but should also be flexible in change. यहाँ पर पढ़ने की समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इतनी बात क्लियर है।